नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर लखन चौधरी हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग छत्तीसगढ़ के कल्याण स्नातकोत्तर महाविद्यालय भिलाई के अर्थशास्त्र विभाग में कार्यरत हूँ। साथियों, आज हम अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण पेपर होता है जो कि स्नातक स्तर पर भी और स्नातकोत्तर स्तर पर भी पढ़ाया जाता है। इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था, उसके एक महत्वपूर्ण चैप्टर पर चर्चा करेंगे। बीए भाग 1 के द्वितीय प्रश्न पत्र में इंडियन इकोनॉमी का जो प्रश्न पत्र है वो सम्मिलित है, और इसी तरह से स्नातकोत्तर में भी, एमए में भी एक सेपरेट पेपर के रूप में जो है इंडियन इकोनॉमी को पढ़ाया जाता है। इंडियन इकोनॉमी के बारे में जानना महत्वपूर्ण इसलिए भी होता है क्योंकि हम भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसके बारे में जब तक जानेंगे नहीं तब तक उसके बारे में जो है चिंतन और विमर्श जो है सही मायने में हम नहीं कर सकते। तो इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था के चैप्टर के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण अवधारणा होती है कि अधोसंरचना का विकास, जिसको हम कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, आधारभूत संरचना का विकास। किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था होती है उसके विकास में, उसकी समृद्धि में, उसकी प्रगति में अधोसंरचनाओं का जो विकास होता है, आधारभूत संरचनाओं का जो विकास होता है, वह सबसे अव्वल दर्जे की भूमिका निभाता है, सबसे महत्वपूर्ण और सार्थक भूमिका निभाता है। आधारभूत संरचनाओं का जो योगदान होता है किसी भी देश के विकास में, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के विकास में, उसकी जो है हम उपेक्षा या अवहेलना, अनदेखी कर ही नहीं सकते। और जब तक कोई भी देश अपने देश के भीतर आधारभूत संरचनाओं के विकास को महत्व नहीं देगी, उसको प्राथमिकता के साथ जो है अपने कार्यों में सम्मिलित नहीं करेगी, तब तक वह देश जो है तेजी के साथ आर्थिक विकास के पथ पर कभी भी अग्रसर हो ही नहीं सकता। आज आप देखेंगे कि दुनिया के जितने भी विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं या विकसित देश हैं, वे केवल इसीलिए विकसित देश या विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं क्योंकि वहां की सरकारों ने समय के साथ आर्थिक प्रगति और विकास के लिए अपने देश में आधारभूत संरचनाओं के विकास को जो है महत्व दिया, उनकी प्राथमिकता को समझा, उसको प्राथमिकता क्रम में सबसे ऊपर रखा, वहाँ अधोसंरचनाओं का विकास किया। इसलिए आज वे देश, वे अर्थव्यवस्थाएं जो है दुनिया की समृद्ध और विकसित अर्थव्यवस्थाएं कहलाती हैं। भारत में भी इस दिशा में महत्वपूर्ण रूप से हम कहें तो 1991 के बाद जो है महत्वपूर्ण पहल हुई और इस दिशा में हमारी सरकार ने जो है काम किया, और जिसका परिणाम ये है कि आज भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ और सर्वप्रमुख जो 4-5 जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, जिसमें अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन के साथ जो है तुलना होती है, और उनके क्रम में जो है 4थे-5वें क्रम में भारत की अर्थव्यवस्था को रखा जाता है। अभी तो ये कहा जा रहा है कि कोविड-19 के बाद जो है जिस तरह से दुनिया की जो सर्वोच्च विकसित देशों की अर्थव्यवस्थाएं हैं उसमें जिस तरह से गिरावट आ रही है, तो इस संकट से जूझने और उबरने के बाद जो है भारत की अर्थव्यवस्था जो है दूसरे-तीसरे क्रम में आना जो है निश्चित रूप से तय है। तो पिछले कुछ सालों में, कुछ दशकों में भारत की अर्थव्यवस्था में जो आमूलचूल परिवर्तन हुआ है वह एक महत्वपूर्ण विकास है, एक महत्वपूर्ण सुधार है। और इस क्षेत्र में हम जानते हैं कि नरसिम्हा राव जी की सरकार के समय, जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तब उस समय इस दिशा में महत्वपूर्ण काम हुआ। और उस समय जैसा आप जानते हैं कि एलपीजी के रूप में जो है बाजारीकरण को यहाँ पर जो है मार्केटाइजेशन को लागू किया गया। एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के द्वारा हम बाजारीकरण की राह पर
जो है अर्थव्यवस्था को ले चले, उसका एक बहुत बड़ा योगदान हमारी अर्थव्यवस्था के विकास में देखने को मिलता है। उसके पहले तक हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था थी बिल्कुल एक अलग ढंग की अर्थव्यवस्था थी, और उसके बाद जो है हमारे देश की अर्थव्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन हुआ, और आज हम विकास के जो है पथ पर इतनी तेजी के साथ आगे बढ़े हैं। तो निश्चित रूप से नरसिम्हा राव जी के साथ मनमोहन सिंह जो वित्त मंत्री थे, तो उनका जो योगदान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण उल्लेखनीय अर्थव्यवस्था के अधोसंरचना विकास के लिए माना जाता है और गिना जाता है। उसके बाद आप देखेंगे कि जब राजीव गांधी की सरकार आई थी तो उस समय भी हमारे देश में संचार क्रांति उन्होंने लाई, और उस संचार क्रांति से अधोसंरचना विकास को एक महत्वपूर्ण आयाम मिला, एक महत्वपूर्ण दिशा और गति मिली, और उसके फलस्वरूप भी, उसके प्रभाव के कारण भी हमारे देश की अधोसंरचना विकास जो है तेजी के साथ हुई, और बहुत से क्षेत्रों में हमने जो है नए नए आयाम स्थापित किए। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब सरकार आई तो उन्होंने सड़क निर्माण के लिए जो है सड़कों का जाल बिछाया पूरे देश में, और सड़क का जो निर्माण है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के नाम से उन्होंने पूरे देश में जिस तरह से जो है परिवहन का जो है सड़क परिवहन का प्रमुख रूप से अधोसंरचना के निर्माण के लिए जिस तरह से पैसा लगाया और उस पर ध्यान दिया, उससे भी हमारे देश की जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी वो मुख्य धारा में देश की आई, और इसकी वजह से हमारी अर्थव्यवस्था के विकास में जो है बहुत बड़ी जो है पहचान मिली हमारी अर्थव्यवस्था को। हमारी अर्थव्यवस्था में जो है तेजी के साथ विकास हुआ। तो कहने का तात्पर्य ये है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के विकास में जो आधारभूत संरचनाएं होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है, उनके विकास का महत्वपूर्ण स्थान होता है। और आप देखेंगे कि जब हम कहते हैं कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था, तो अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, जिसको हम कहते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र कृषि और कृषि से संबंधित जो क्षेत्र होता है, द्वितीय क्षेत्र हम कहते हैं निर्माण जो प्रमुख रूप से जिसके अंतर्गत होता है, और तीसरा जो होता है सेवा क्षेत्र। तो इसमें से जो दो प्राथमिक और द्वितीयक जो दो क्षेत्र होते हैं, उनके विकास का, उनकी समृद्धि का तो प्रमुख आधार ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है। जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के प्रति सरकार ध्यान नहीं देगी, तब तक कृषि और कृषि से संबंधित जो सहायक उद्योग धंधे होते हैं उनका विकास नहीं होगा। इसी तरह से जब तक हम उद्योग क्षेत्र को, इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं, उद्योग और निर्माण, मैन्युफैक्चरिंग जिसको हम कहते हैं, उसको उसके लिए आधारभूत संरचना की जो है, अधोसंरचना की जो है विकास की बहुत ही जरूरत महसूस होती है। और इन दोनों क्षेत्रों का विकास जो है, ये कहा जाए कि पूरी तरह से अधोसंरचना, आधारभूत संरचना के विकास पर ही निर्भर करता है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो इसलिए अधोसंरचना विकास के बारे में जो है जानना और समझना जो है बहुत महत्वपूर्ण एक जो है टॉपिक है, और एक महत्वपूर्ण जो है विचार है, एक महत्वपूर्ण सोच है, और विमर्श का, चिंतन का भी एक महत्वपूर्ण जो है बिंदु होता है। तो इसलिए आज हमने इस विषय को जो है जानने समझने के लिए चुना कि अधोसंरचना का विकास किस तरह से किसी देश की अर्थव्यवस्था के विकास में महती योगदान देता है, और उसके कारण कोई देश जो है प्रगति पथ पर जो है तेजी के साथ आगे बढ़ता है। तो जब हम कहते हैं कि अधोसंरचना का विकास, आधारभूत संरचनाओं का विकास, तो कई बार इसको आर्थिक और सामाजिक ऊपरी पूंजी भी कहते हैं, जिसको सोशल ओवरहेड कैपिटल के नाम से भी कई बार जो है इसको जाना जाता है। तो आर्थिक और सामाजिक ऊपरी पूंजी या अधोसंरचना या आधारभूत संरचना जब हम कहते हैं, तो इसके अंतर्गत 6 चीजों को प्रमुख रूप से जो है सम्मिलित किया जाता है, और इन 6 सेक्टर का, 6 क्षेत्रों का जो है विकास आधारभूत संरचना का विकास जो है कहलाता है, जिनके दम पर जो है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ती है। तो आज हम एक एक कर जानते हैं कि ये 6 महत्वपूर्ण जो सेक्टर हैं, जो क्षेत्र हैं, वो कौन कौन से हैं, जिनके विकास का जो है प्रभाव जो है हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। तो इसमें पहला आता है ऊर्जा के संसाधन, एनर्जी रिसोर्सेस।
ऊर्जा किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए एक सबसे प्रमुख और सबसे महत्वपूर्ण जो है सेक्टर माना जाता है, जिसके अंतर्गत कोयला, पेट्रोलियम जिसको पदार्थ हम कहते हैं, खनिज तेल और बिजली, ये चार महत्वपूर्ण सेक्टर जो है इसके अंतर्गत आते हैं। एनर्जी जिनसे पैदा होती है, जिनसे एनर्जी मिलती है, तो कोयला, खनिज तेल, पेट्रोलियम पदार्थ और बिजली, विद्युत, ये चार सेक्टर का विकास जब तक किसी भी क्षेत्र में नहीं होगा तो हम चाहे कृषि से संबंधित या उद्योग, विनिर्माण, किसी भी क्षेत्र में हम आगे नहीं बढ़ सकते। इनके विकास के द्वारा ही हम अर्थव्यवस्था को आगे ले जा सकते हैं। तो एनर्जी का एक महत्वपूर्ण, और बल्कि कहा जाए कि आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं में तो सबसे पहली जो प्राथमिकता दी जाती है और सबसे आधारभूत संरचना का प्राथमिक तत्व माना जाता है, वो है ऊर्जा के साधन। ऊर्जा के साधनों का विकास करके ही हम अपनी देश की अर्थव्यवस्था को आगे ले जा सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण सेक्टर है परिवहन के साधन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। जो परिवहन के साधन, जैसे कुछ देर पहले हम उल्लेख कर रहे थे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के नाम से जो देश में जो है सड़कों का जाल बिछाया गया, परिवहन का जाल बिछाया गया, तो उसकी वजह से जो है आज हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो रिसोर्सेस हैं, संसाधन हैं, उनका जो है हम शहरों तक जो है आसानी से आवागमन कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से दोनों क्षेत्रों का जो है विकास हो रहा है। इसी तरह से उदारीकरण, निजीकरण के बाद आप देखेंगे कि वायु परिवहन का किस तरह से जो है तेजी के साथ जो है विकास हुआ, और जिसकी वजह से आवागमन जो है कितना जो है सरल और सुगम बन गया। तो परिवहन के साधन जिसके अंतर्गत सड़क, रेल, जल और वायु, ये चार तरह के जो प्रमुख परिवहन के साधन हैं वो आते हैं, और इन चारों तरह के परिवहन के साधनों का विकास करके हम शहरों और गांव को आपस में एक दूसरे से केवल जोड़ ही नहीं पाते, बल्कि संसाधनों का जो है हम आवागमन कर पाते हैं, जिससे देश का जो है तेजी के साथ विकास होता है। सुदूर क्षेत्रों में जो हमारे प्राकृतिक संसाधन जो भरे पड़े हैं, उनका आवागमन जो है हम करते हैं, जिससे हमारे आर्थिक विकास को गति मिलता है। तो इसी तरह से हम कृषि से संबंधित जितने उत्पाद हैं उनका सड़क परिवहन के विकास के द्वारा हम मंडियों तक, कस्बों तक, शहरों तक जो है पहुंचाकर जो है हम किसानों को उसका वाजिब हक दिलाते हैं, और किसानों की आमदनी उससे बढ़ती है, किसानों की समृद्धि आती है, और इससे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को भी सस्ती दर पर खाने पीने की वस्तुएं जो है उपलब्ध होती है। तो दोनों क्षेत्रों का कहें कि समग्रता में जो है परिवहन के साधनों के विकास के द्वारा, इस आधारभूत संरचना के निर्माण के द्वारा हम देश को विकास के पथ पर आगे ले जाते हैं। तीसरा एक महत्वपूर्ण अधोसंरचना विकास का सेक्टर है, वो है संचार का साधन, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। कुछ देर पहले हम कह रहे थे कि जो है संचार क्रांति के बाद जो है देश में तेजी के साथ जो है हमारी अर्थव्यवस्था जो है दुनिया के साथ जुड़ सकी, और जो है कदम ताल मिलाकर जो है हम आगे बढ़ने में सक्षम हुए। तो इसमें डाक, तार, टेलीफोन, टेलेक्स, फैक्स, रेडियो, टेलीविज़न, ये सारी चीज़ें, और आजकल इसमें इंटरनेट जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जिसकी वजह से जो है ई कॉमर्स को तेजी के साथ जो है हम आगे ला रहे हैं, और हमारी अर्थव्यवस्था जो है इन संचार साधनों के विकास के द्वारा जो है आगे बढ़ रही है। आज ग्रामीण क्षेत्र में भी इन संचार साधनों का विकास हो चुका है, और उसकी वजह से आज पूरी दुनिया, हम कहते हैं कि ग्लोबल विलेज की संकल्पना जो कहते हैं, ग्लोबल विलेज का जो कंसेप्ट हम कहते हैं, तो वो इसलिए संभव हो सका कि इंटरनेट ने आज पूरी दुनिया को जो है एक गांव के रूप में तब्दील कर लिया है, और अमेरिका और भारत में जो है बैठे बैठे जो है आज व्यापार और कारोबार होने लगा है। तो दुनिया के किसी भी देश से हम जो है जुड़ चुके हैं, और इसका जो फायदा है हमारी अर्थव्यवस्था के विकास में मिल रहा है। तो तेजी के साथ हमारे उद्योग धंधे,
पर जो है इसका प्रभाव पड़ रहा है, कृषि पर हम प्रभाव पड़ रहा है। आज गांव का जो किसान है वो अपने घर में बैठे बैठे मोबाइल से जो है अपने प्रोडक्ट उत्पाद को जो है सौदेबाजी करके, बार्गेनिंग करके जो है वो बेचने में सक्षम हो गया है और इसका फायदा उसको जो है मिल रहा है। तो संचार साधनों के विकास का फायदा जो है लोगों के जीवन स्तर पर जो है साफ साफ निश्चित रूप से देखा जाता है। और इन सब चीज़ों से हमारी कृषि और कृषि से संबंधित जो हमारे सहायक उद्योग धंधे हैं, हमारा विनिर्माण का क्षेत्र है, हमारा औद्योगिक जो क्षेत्र है उसमें तेजी से विकास हुआ है, समृद्धि आई है, प्रगति आई है। तो आधारभूत संरचना के विकास का जो है महत्वपूर्ण योगदान जो संचार के साधन होते हैं, संचार क्रांति जो होती है उसका अर्थव्यवस्था में होता है। तो इसलिए अर्थव्यवस्था के विकास में संचार साधनों का महत्वपूर्ण योगदान जो है होता है। आधुनिक अर्थव्यवस्था में तो बल्कि कहा जाए कि संचार के साधनों का जो योगदान है वो सर्वोपरि देखने को अभी मिल रहा है। चौथा अर्थव्यवस्था के विकास में जो अधोसंरचना विकास है उसमें चौथा प्रमुख जो सेक्टर है वो बैंक, बीमा और वित्तीय संसाधन जिसको कहते हैं, या वित्तीय संस्थान जिसको कहते हैं कि बैंकिंग, इंश्योरेंस और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फाइनेंशियल सेक्टर। तो बैंकों का बीमा, जो तरह तरह के जीवन बीमा से लेकर मोटर बीमा और जो है कृषि बीमा, जो है अग्नि बीमा, तमाम तरह के जो बीमा आज आए हैं जिसकी वजह से कोई भी कारोबार को करना जो है जोखिम भरा तो है लेकिन कम जोखिम भरा हो गया है। इसी तरह से बैंकिंग संस्थाओं के विकास की वजह से गांव-गांव में आज बैंक खुल गए हैं, बैंकिंग संस्थाओं का विकास हुआ है। तो इससे दोनों तरह के फायदे हो रहे हैं कि बैंकों से एक तो लोगों की बचत जो होती है छोटी मोटी वो बैंकों में जमा हो पा रही है जिससे बचत की प्रवृत्ति बढ़ी है लोगों में, और साथ ही साथ आसानी से ऋण सुविधा जो मिल रही है और इस ऋण सुविधा की वजह से जो है विकास की जो गति है वो तेजी के साथ हुई है। आज कोई भी एक युवा जो 25 साल 30 साल में जिसकी नौकरी लगती है वो बैंकों के द्वारा लोन लेकर जो है अपना घर बनाने में सक्षम होता है, अपना कार लेने में सक्षम होता है। हमने पहले देखा है कि उदारीकरण के पहले जो है व्यक्ति जब रिटायर हो जाता था तब जाकर ले देकर जो है थोड़ा बहुत पैसा बचता था तो घर जो है खरीद सकता था या मोटर गाड़ी की कल्पना जो है कर सकता था। आज नौकरी लगा नहीं और लोग बाग जो है कारों पर घूमना जो है शुरू कर देते हैं, अपना खुद का फ्लैट, आलीशान मकान, आलीशान बंगले ले रहे हैं, क्योंकि बैंकिंग सुविधाओं की वजह से, बैंकिंग सुविधाओं के विस्तार के कारण जो है लोन लेना, ऋण लेना इतना आसान हो चुका है और इसकी वजह से जो है हमारा ये देश जो है तेजी के साथ विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट है, बैंकों का विकास, आज बीमा का विकास, बीमा के विकास के कारण जो है आज किसी भी क्षेत्र में कोई भी बड़े से बड़े काम करने में जोखिम की जो दर है वो बहुत ही न्यूनतम हो चुकी है, क्योंकि बीमा कंपनियां उसकी भरपाई करते हैं। तो स्वास्थ्य से लेकर, कृषि से लेकर, उद्योग, निर्माण, हर क्षेत्र में बैंकिंग के साथ बीमा सुविधाओं के विस्तार से जो है हमारे देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ने में बहुत जो है आसानी हो रही है, बहुत ही सुविधा जो है इसमें हो रही है। इसी तरह से वित्तीय संस्थाओं का और भी तमाम तरह की देश की जो वित्तीय संस्थाएं हैं उनके विकास से जो है ये सारी चीज़ें जो है आसान होती हैं। तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के विकास में या देश के विकास में जो है बैंक का, बीमा का, वित्तीय संस्थानों का जो है महत्वपूर्ण स्थान होता है और इनका विकास करके वह देश जो है बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ सकता है। पांचवा महत्वपूर्ण सेक्टर अधोसंरचना विकास का वो होता है सिंचाई के साधन, मीन्स ऑफ इरिगेशन। वैसे तो यह प्रमुख रूप से जो हमारा अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र होता है, प्राइमरी सेक्टर होता है, उससे जुड़ा हुआ है खेती से। देखिए आज भी हम विकास के कितने भी ऊंचे सोपान पर पहुंच जाएं, कितने भी ऊपर चले जाएं, खेती का जो विकास है, खेती का जो खेती की जो प्रगति है वो निश्चित रूप से किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। भले ही अर्थव्यवस्था
का जो योगदान होता है उसमें कृषि क्षेत्र का योगदान पिछले 3-4 दशक में, या कहें कि पिछले 2 दशक में तेजी के साथ गिरा है, कम हो रहा है। ये कहा जा रहा है कि अभी तो सिंगल डिजिट में जो है इसका जो योगदान है वो आ गया है, या 10% या 10% से नीचे भी हो सकता है, या कई लोग 9-10% के आसपास इसको मानते हैं। तो भले ही कृषि का योगदान देश की अर्थव्यवस्था में कम हो, लेकिन आखिर जीने के लिए व्यक्ति को खाने की जरूरत पड़ती है। बिना खाए, बिना भूख की शांति के जो है व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता। तो बाकी जो सब चीजें हैं वो किस पर निर्भर हैं? खेती पर, कृषि पर, खाने पर। तो खेती का विकास करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। कृषि की अवहेलना करके हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसलिए, और कृषि किस पर निर्भर है? सिंचाई पर। आज भी भारत में जो है ये कहा जाता है कि सिंचाई के साधनों का जो विकास है वो इतने बड़े बड़े बांधों, नहरों के निर्माण के बावजूद भी जो कुल हमारा खेती का रकबा है उसका मुश्किल से जो है 30-32% या 35% जो है 30-35% ही जो है रकबा हमारा सिंचाई के साधनों से जो है हो चुका है। 30-35% जो क्षेत्र में जो है सिंचाई के साधन की व्यवस्था हो चुकी है। मतलब मात्र 30-35% रकबे में हम सिंचाई की व्यवस्था कर सके हैं। बाकी जो है वर्षा के जल पर, मानसून पर जो है निर्भर है। तो इस तरह से खेती का जब तक हम विकास नहीं करेंगे, सिंचाई के साधनों का विकास नहीं करेंगे, मानसून पर निर्भरता कम नहीं करेंगे, तब तक जो है हम खेती को समृद्ध नहीं कर सकते। और दिनों दिन पर्यावरण में जो है क्षति की वजह से, या ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, या जलवायु परिवर्तन की वजह से दिनों दिन जो है मानसून या वर्षा जो है कम होती जा रही है। तो ऐसे समय में सिंचाई के साधनों का विकास और महत्वपूर्ण स्थान रखता है कि जब तक हम सिंचाई के साधनों पर ध्यान नहीं देंगे, हमारा खेती जो है कभी भी विकसित नहीं हो पाएगा। क्योंकि हम भूगर्भ जलों का, नलकूपों का प्रयोग इतना अंधाधुंध कर चुके हैं जिससे हमारा जल स्तर, वाटर लेवल दिनों दिन गिरता जा रहा है। और गर्मी में अब समस्याएं आने लगी हैं। अब तो लोगों को पीने के पानी के लिए भी जो है, यदि बिजली चली गई तो जो है नलकूप यदि बंद हो जाते हैं तो फिर पीने के पानी की भी दिक्कत होती है, क्योंकि तालाब और जो कुएं हैं वो सब सूखने लगे हैं, क्योंकि हमारा जल स्तर तेजी से नीचे गिरा है। तो इसलिए सिंचाई के साधनों का विकास करना जरूरी है, और सिंचाई के साधनों का विकास जो है वो महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और इस दिशा में हम देखते हैं कि हमारी जो जवाहरलाल नेहरू जी जो पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इस दिशा में खूब काम किया था, जिसका परिणाम है कि आज हम जो है सिंचाई या कृषि में इतना जो है, उस समय जितने बड़े बड़े बांधों का निर्माण किया गया था उसकी वजह से जो है हमारी सिंचाई सुविधाएं जो है इतनी विकसित है। उस दिशा में अभी के सरकारों ने सिंचाई को बढ़ाने के लिए कोई खास महत्वपूर्ण काम जो है नहीं किया है या नहीं कर रहे हैं, जबकि सरकारों को इस दिशा में बहुत काम करने की ज़रूरत है कि सिंचाई की सुविधा जब विकसित होगी तभी हमारी खेती जो है मानसून पर उसकी निर्भरता कम होगी और हमारा देश जो है आर्थिक विकास के क्षेत्र में जो है आगे बढ़ेगा। तो सिंचाई के साधनों का जो विकास है उनका विकास करना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और इनका योगदान जो है महत्वपूर्ण होता है। छठवीं जो चीज है, छठवां जो सेक्टर है अधोसंरचना विकास का या आधारभूत संरचनाओं के विकास का, या हम कहें कि आर्थिक और सामाजिक ऊपरी पूंजी जिसको हम कहते हैं उसके विकास का, वो सेक्टर होता है शिक्षा और स्वास्थ्य का और प्रशिक्षण संस्थान। तो कहते हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और प्रशिक्षण संस्थान, एजुकेशनल एंड हेल्थ फैसिलिटीज एंड ट्रेनिंग सेंटर, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बल्कि आज की तारीख में कहा जाए कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण सेक्टर बन चुका है। शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं और प्रशिक्षण संस्थाओं के विकास के द्वारा ही हम अपनी अर्थव्यवस्था को कॉम्पिटेंट बना सकते हैं, प्रतियोगिता में खड़े कर सकते हैं, प्रतिस्पर्धा के लायक बना सकते हैं। आज आप देखिए कि पूरी दुनिया किस तरह से गला काट प्रतिस्पर्धा
थ्रॉट कट कंपटीशन कहते हैं, उस दौर में गुजर रही है। और उस दौर में यदि हमको दुनिया के साथ खड़ा होना है, दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है, वैश्वीकरण का लाभ लेना है, उदारीकरण का, निजीकरण का लाभ लेना है, बाजारीकरण के युग में हमको टिकना है, तो हम शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण, इन 3 चीज़ों की अवहेलना या उपेक्षा करके कभी भी अपनी अर्थव्यवस्था को आगे नहीं ले जा सकते। अभी देखिए कि स्वास्थ्य सुविधाओं का पूरी दुनिया में, विशेष रूप से विकसित देशों में खूब विकास हुआ है। उसके बावजूद भी ये जो प्राकृतिक आपदा अभी आई है कोविड-19, उसकी वजह से पूरा यूरोप और अमेरिका, जो विकसित देश हैं, विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनकी जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं पूरा चरमरा गई हैं। और किस तरह से हजारों की तादाद में, बल्कि लाखों की तादाद में इन विकसित देशों में मौतें हो चुकी हैं। तो स्वास्थ्य सुविधाओं का इतना विकास होने के बावजूद जब इस तरह की घटना हो सकती है, तो जिन देशों में इन चीज़ों का विकास नहीं हुआ है या कम विकास हुआ है, वहाँ के बारे में हम जो है कल्पना भी नहीं कर सकते। तो प्राकृतिक आपदाएं जब इस तरह की आती हैं, तब शिक्षा का, स्वास्थ्य सुविधाओं का, प्रशिक्षण संस्थाओं का जो है उसका परिणाम जो है देखने को मिलता है। एक चीज़ और अभी हम देखते हैं कि शिक्षा का जो विकास जो हुआ है लोगों में, पूरी दुनिया में, भारत सहित जो है पूरी दुनिया में शिक्षा का विकास हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि लोगों की जो सामान्य समझ है, डिग्री, लोगों के पास बड़ी बड़ी डिग्री है, पढ़े लिखे हो रहे हैं और जो है साक्षरता का प्रतिशत बढ़ रहा है, 100% साक्षरता है। भारत की ही बात करें कि भारत में भी साक्षरता की दर जो है 80% से ऊपर चली गई है और जो है शिक्षा का खूब प्रचार प्रसार हुआ है, विकास हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों में जो सामान्य समझ है या एक चेतना जो है वो विकसित नहीं हो पाई है। कोविड-19 संकट के कारण जो है लॉकडाउन में सरकार ये अपील कर रही है, बार बार आह्वान कर रही है कि लोग बाग जो है इस संकट से बचने के लिए घर से बाहर ना निकलें, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए कि लोग बाग जो है किस तरह बाहर निकल कर इस संकट को और बढ़ावा दे रहे हैं। कहने का तात्पर्य कि हमारे पास डिग्री है, लेकिन हमारे पास एक सामान्य समझ नहीं है, हमारे पास जो है एक चेतना जो होनी चाहिए वो नहीं है। तो ये क्यों? क्योंकि शिक्षा का हमने जो है परिमाणात्मक, क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट तो कर लिया, लेकिन उसका क्वालिटेटिव डेवलपमेंट जो है, उसका जो गुणात्मक विकास है वो करने में हमने कहीं ना कहीं चूक की, जिसका परिणाम आज हम देखने को मिलते हैं कि बार लोगों को हाथ धोने के लिए जो है बताना पड़ता है, बार बार इसके लिए करोड़ों अरबों रुपए का जो है विज्ञापन देना पड़ता है, मास्क पहनने के लिए बाहर निकलते समय लोगों को बताना पड़ता है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं कि जो है अपनी सावधानी कैसे करना है, अपनी केयर कैसे करना है, तो इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए जो है लोगों को बताना पड़ता है। तो ये कहीं ना कहीं हमारी गुणात्मक शिक्षा के विकास की कमी को जो है बतलाता है और दिखाता है। तो इसी तरह से प्रशिक्षण संस्थान, जहाँ पर हम ट्रेनिंग देकर लोगों को जो है मानवता को, या कहें कि मानव संसाधन को, मानव संसाधन विकास को, ह्यूमन रिसोर्स को जो है हम डेवलप करते हैं, उसको, उसकी गुणवत्ता को बढ़ाते हैं और उसको जो है इन सब चीज़ों से जो है लवरेज करते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण संस्थानों का के आधारभूत संरचनाओं का विकास करके हम किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को तेजी के साथ आगे ले जा सकते हैं। आज दुख की बात यह है कि पिछले कुछ सालों से या कुछ दशकों से हमारी सरकारों ने शिक्षा और स्वास्थ्य की बेहद जो है अनदेखी की है, बेहद अवहेलना की है, उसके प्रति जो है उनका रवैया जो है बेहद नकारात्मक रहा है। कहने के लिए तो बजट का आवंटन शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए भारी मात्रा में हुआ है, लेकिन जिस गुणात्मकता के साथ शिक्षा और स्वास्थ्य का विकास होना चाहिए वो आज जो है नहीं हुआ है। भारत के संदर्भ में विशेष रूप से इस बात को जो है आपके सामने हम लाना चाहेंगे कि शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का जो है सार्वजनिक क्षेत्र में विकास होना चाहिए, क्योंकि आपदा के समय जो है सार्वजनिक क्षेत्र का जो शिक्षण है, सार्वजनिक क्षेत्र वही काम आता है। इसलिए किसी भी देश की चुनी हुई सरकारों को इन अधोसंरचनाओं के विकास पर, आधारभूत संरचनाओं के विकास पर जो है ध्यान देना चाहिए और ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके लिए
जो है जनता में भी चेतना और जनता में भी इसके प्रति जागरूकता का होना आवश्यक है, क्योंकि यदि हम किसी भी देश को आगे ले जाना चाहते हैं तो वहाँ की मानव संसाधन की गुणात्मक विकास के द्वारा ही हम आगे ले जा सकते हैं। तो ये जनता और सरकार दोनों का ये कर्तव्य है, दोनों की जिम्मेदारी है, दोनों की जिम्मेवारी है कि उस देश की जो उपलब्ध आधारभूत संरचनाएं हैं, जो आधारभूत अधोसंरचनाएं हैं, उनका समुचित मात्रा में विकास करके देश के विकास और प्रगति में उसके योगदान को जो है हम चिन्हांकित करें, तो हम देश को आगे ले जा सकते हैं। इस प्रकार सारांश रूप में हम कह सकते हैं कि किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था होती है उसके विकास में अधोसंरचनाओं के विकास का महत्वपूर्ण योगदान होता है। और आज दुनिया की जितनी भी विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं वहाँ पर इन अधोसंरचनाओं के विकास के द्वारा ही ये संभव हो सका है कि वे देश की विकसित अर्थव्यवस्थाएं बन सकी हैं, दुनिया के जो है विकसित देश बन सके हैं। भारत में भी इनकी जो है पर्याप्त मात्रा में संभावनाएं हैं, भारत में भी इन सब चीज़ों का पर्याप्त मात्रा में विकास हुआ है, हो रहा है, लेकिन इसमें और ध्यान देने की ज़रूरत है, गुणात्मकता के साथ इन चीज़ों को विकसित करने की ज़रूरत है। और आज की इस परिचर्चा में इस विषय को लाने का जो है यही मकसद था कि इसको जो है विमर्श में शामिल किया जाए और सरकार और जनता दोनों इस पर जो है चिंतन करें, विमर्श करें और इसके गुणात्मक विकास के लिए ध्यान दें। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में भारत जो है दुनिया के विकसित देशों की श्रेणी में आएगा और भारत जो है हो सकता है कि दुनिया का नेतृत्व भी करे। वो समय, वो दिन अब बहुत दूर नहीं कि जब अगली दशक में ही भारत दुनिया का नेतृत्व करने लगे। एक समय था जब भारत विश्व गुरु होता था और भारत का चारों दिशाओं में पूरी दुनिया में डंका बजता था। तो आने वाले समय में हमारे देश में इतनी संभावनाएं हैं, केवल जनसंख्या की दृष्टि से भारत दुनिया के जो है शिखर पर नहीं है, बल्कि भारत में संभावनाएं भी अपार हैं। इन अधोसंरचनाओं के विकास के द्वारा हम इन संभावनाओं को साकार कर सकते हैं। मानव संसाधन विकास के द्वारा हम इन अधोसंरचनाओं के विकास को जो है एक सही दिशा देकर, सही गति देकर हम देश को जो है विश्व गुरु बनाने की दिशा में फिर से आगे ले जा सकते हैं। आज की इस वीडियो परिचर्चा के द्वारा जो है मुझे लगता है कि आप इस विमर्श को आगे बढ़ाएंगे और इसको फैलाएंगे तो निश्चित रूप से जो है आपका भी योगदान जो है चिन्हांकित किया जाएगा। आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।